चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में आपको जॉन मिल्टन के ऊपर क्विज़ मिलेगी और ये वाले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग जो उसके आंसर हैं तो एक कॉपी में आंसर लिखते जाएं और मेरे आंसर से मैच करते जाएं और फिर ये जानने की कोशिश करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन के ऊपर ये क्विज़ आपको दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर रेस्टोरेशन पीरियड एंड्स। जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो कौन से ईयर में ख़त्म हुआ था। तो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो चलिए मैं सही जवाब आपको बता देता हूँ। रेस्टोरेशन पीरियड जो था वो 1660 से लेके 1685 तक था। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन से ईयर में ख़त्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1685 में ख़त्म हुआ था, इसलिए आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के आपको दिखा दिया है। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 में शुरू हुआ था और 1685 में ख़त्म हुआ था। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, whom does मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बिलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। जो पैराडाइज लॉस्ट जो इनका वर्क है मिल्टन का, उसमें मिल्टन आरोप लगाते हैं कि जो बिलियल के जो बेटे हैं वो हमेशा इंसोलेंस करते रहते हैं, यानी बदतमीजी करते रहते हैं और हमेशा वाइन में डूबे रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी ओर इशारा किया है, मतलब रूपक अलंकार में इन्होंने किसकी ओर संकेत किया है पैराडाइज लॉस्ट में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब यदि आप जानते हैं तो ऑप्शन जो है वो अपनी कॉपी में लिखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द कोर्ट राइटर्स। द कोर्ट राइटर्स इसमें हो जाएगा। जो कोर्ट राइटर्स होते थे, दरबारी कवि जो होते थे, वो काफ़ी बदतमीज होते थे और वो शराब में डूबे रहते थे, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। जिस समय मिल्टन थे उस समय की बात हो रही है ये। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो मिल्टन थे वो एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे, अपना गुरु समझते थे और बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एडमंड स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो बहुत से लोगों ने इस बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर। जो मिल्टन थे वो राजनीतिक मैंने बोल दिया, यहाँ पे पोइटिकल सन की बात हो रही है। तो ये किसने कहा था कि जो मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर के पोइटिकल सन हैं, ये बात किसने बोली थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। सही जवाब आप लोग जानते हैं तो कॉपी में लिखें और मेरे आंसर से मैच करें और फिर 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं ये कमेंट करके आप लोग बताएं। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन। ये जो स्टेटमेंट था, कोटेशन था, ये जॉन ड्राइडन ने बोला था। जो मिल्टन थे वो अपना गुरु किसको मानते थे, एडमंड स्पेंसर को अपना वो गुरु मानते थे मिल्टन। और जितने भी पोएट्स रहे हैं वो किसी न किसी को अपना गुरु जरूर मानते थे। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम। जो मिल्टन की पोयम है एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो, तो इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, माइथोलॉजी और म्यूजिकोलॉजी। तो सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिकोलॉजी। यही इसमें सही जवाब है, डी वाला बिल्कुल सही है। इसमें म्यूजिकोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ से ये लिए गए हैं जो टाइटल हैं इनकी पोयम के। और साथ में ये भी बता दे रहे हैं कि एल एलेग्रो माने होता है हैप्पी मैन, जो हमेशा चीयरफुल रहता है, हैप्पी मैन होता है हमेशा जो खुश रहता है। और एल पेंसरोसो माने
होता है वो व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता है। ये इसका मीनिंग है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ अबाउट पोइट्री। जॉन मिल्टन ने पोइट्री के संबंध में अपने व्यूज़ जो हैं, अपना दृष्टिकोण है, वो कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, लिसिडस है और सैमसन एगोनिस्टिस है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सही जवाब आप लोग को जो भी लगता है ABCD अपने कॉपी में लिखें और फिर मैच करके बताएं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, लिसिडस। जो इनकी वर्क है इनका, उसमें जॉन मिल्टन ने पोइट्री से संबंधित अपना दृष्टिकोण दिया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेंड इज़। जो पैराडाइज रिगेंड जो इनका वर्क है जॉन मिल्टन का, उसकी जो थीम है वो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी जो ईश्वर जो मनुष्य के साथ करता है वो बिल्कुल सही करता है। ऑप्शन नंबर B है, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। जो शैतान है वो खुद गॉड बनना चाहता है और वो पूरे संसार पर राज करना चाहता है। मैन इज़ गोइंग टू हेल। जो मनुष्य है उसने इतने पाप किए हैं कि अब वो हेल में जाने वाला है, यानी नर्क में जाने वाला है। वॉर बिटवीन गॉड एंड सैटन। शैतान और ईश्वर के बीच में जो जंग है वो इसकी थीम है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए सही ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर B इसमें सही हो जाएगा, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। जो शैतान है वो खुद गॉड बनना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर फैल जाए। यही इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम्स। जो मिल्टन थे वो बहुत ही जोशीले व्यक्ति थे और उनका जन्म भी बहुत ही जोशीले समय में हुआ था। ये किसने कहा है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब चलिए आप लोग को बता देते हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा A, जॉन बेली। जॉन बेली ने ये बात बोली थी कि जो मिल्टन थे वो बहुत ही पैशनेट मैन थे, यानी बहुत ही जोशीले व्यक्ति थे और उनका जन्म भी बहुत ही जोशीले टाइम पर हुआ था। यहाँ पे जोशीले टाइम का कहने का मतलब है कि उस समय जो साहित्य लिखा गया था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साहित्य लिखा गया था और बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स उस समय जन्म लिए हुए हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एज ऑफ मिल्टन इन इंग्लिश लिटरेचर इज़। जो इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, उसमें एज ऑफ मिल्टन जो है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें एज ऑफ मिल्टन पूछा गया है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जो मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में जन्म हुआ था और 1674 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये जीवन और मृत्यु की बात के साल के बारे में पूछ रहे हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं बताना है जो एज ऑफ मिल्टन है वो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सी है। तो 1 वाला बिल्कुल नहीं होगा, 1 वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 1625 से लेकर 1660 तक का जो समय आता है उसको ही एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। 1625 से लेकर 1660 तक का जो समय है इसको ही एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है और इसको प्यूरिटन एज के नाम से भी पुकारा जाता है। प्यूरिटन एज के नाम से भी पुकारा जाता है। और दोस्तों ये जो एज थी, जो एज ऑफ मिल्टन की जो एज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो पहला है कैरोलिन एज है। कैरोलिन एज आपने पढ़ा होगा, 1625 से लेकर 1649 तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं कैरोलिन एज। और कॉमनवेल्थ एज जो है 1649 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज। तो दोनों को मिला के एज ऑफ मिल्टन बनती है और एज ऑफ मिल्टन को हम लोग प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी सवाल आता है कि एज ऑफ मिल्टन क्या कहाँ से कहाँ तक है तो आप लोग को बताना है 1625 से लेकर 1660 तक का समय जो था।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। मिल्टन की जो एज थी, मिल्टन का जब युग था, तो उस समय 3 प्रकार के पोएट्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। सबको तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा बेकार में। सही जवाब आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में कैवेलियर पोएट हुआ करते थे उस समय, मेटाफिजिकल हुआ करते थे। मेटाफिजिकल माने होता है आध्यात्मिक पोएम्स, आध्यात्मिक पोएट्स जो ईश्वर से संबंधित अपनी पोएम्स लिखते थे, कविता लिखते थे, जिसमें आध्यात्म की बात होती है, ईश्वर की बात होती है। वो जो पोएम्स होती हैं वो मेटाफिजिकल होती हैं। और प्यूरिटन, ये 3 प्रकार के पोएट्स हुआ करते थे और ये अपनी अपनी पोएट्री लिखा करते थे। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉमनवेल्थ एज पीरियड इज़। कॉमनवेल्थ एज जो है वो कहाँ से कहाँ तक थी? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो कॉमनवेल्थ एज जो थी वो 1649 से लेके 1660 तक थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। सिक्सटीन 49 से लेके 1660 तक का जो समय था उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मिल्टन्स पोइट्री इज़ ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। जॉन मिल्टन ने जितनी भी पोइट्री लिखी है, जितनी भी कविताएं लिखी हैं, उसमें उनका जो कैरेक्टर है, किरदार है, बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित होता है, बहुत अच्छी तरह पता लगता है, बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। तो ये किसने कहा है? तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी राइटर यदि कोई भी पोइट्री लिखता है या नॉवेल लिखता है या प्ले लिखता है तो वो उसका किरदार कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसी तरह की वो वर्क लिखता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो इसको किसने कहा था, मिल्टन के बारे में किसने कहा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए सही जवाब बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकमिलन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, मैकमिलन ने ये कहा था। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने जो आंसर हैं वो मिलाते रहें और मुझको एंड में बताएं कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोग के सही हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें आसान आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट मिलेंगे। तो पूरा मिक्स है इसमें, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। जो जॉन मिल्टन है वो इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड आवाज़ हैं, मतलब खुद देवताओं ने वो जो टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, वो जॉन मिल्टन को दिया है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये कोटेशन किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग उसको याद कर लें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये कहा था। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये कहा था कि जो जॉन मिल्टन है वो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड हैं, यानी कि उनके पास विशेष गॉड गिफ्ट है, जो पोइट्री लिखने का टैलेंट है वो उनको गॉड से मिला हुआ है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। नेटिविटी माने होता है जन्म लेना या अवतार लेना। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जिस सुबह जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने धरती पर अवतार लिया या जन्म लिया, तो इस नाम से ये जो पूरी पोएम है ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। और ये क्या है, पास्टोरल एलेजी है, सोनेट है, ओड है या मास्क है? तो दोस्तों ये जो है ये ओड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओड है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये जो क्विज़ है ये कैसे करनी है, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देख के आप वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद सही आंसर अपने कॉपी में लिखें, फिर वीडियो को दोबारा प्ले करें और फिर मेरे आंसर से मैच करें और फिर अपने आप को
नंबर दें, 20 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। इस तरह आप लोग वीडियो पॉज करके एक क्विज़ अपने आप से लगा सकते हैं और वीडियो की मदद से ही आप लोग क्विज़ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड लिसिडस इज़ द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। जो लिसिडस है वो एक टच स्टोन है, यानी कि मील का पत्थर साबित होता है पोइट्री के क्षेत्र में। ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर भी इसको कहा है ऑप्शन नंबर डी, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा हुआ है। जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो जॉन मिल्टन को बहुत पसंद करते थे और उनकी पोइट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको एक महान पोएट मानते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। एडम और ईव को पैराडाइज से यानी स्वर्ग से बाहर कौन ले जाता है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पॉज कर दें, फिर सही आंसर अपने कॉपी में लिखें और फिर दोबारा वीडियो को प्ले करें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। सही जवाब है माइकल। जो एंजल माइकल होता है, देवदूत माइकल होता है, वही एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर ले जाता है, या इसको इस तरह बोलें कि पैराडाइज से बाहर जाने का रास्ता बताता है। क्वेश्चन नंबर 16, मिल्टन इम्यूलेटेड दीज पोएट्स इन हिज वर्क। तो ये जो वर्ड है इम्यूलेट, इसका मीनिंग होता है कॉपी करना या उसी शैली में लिखना। तो मिल्टन ने किन पोएट्स को कॉपी करने का प्रयास किया है या उनकी तरह लिखने का प्रयास किया है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्जिल, होमर, बोथ वर्जिल एंड होमर, नीदर वर्जिल नॉर होमर। तो फ्रेंड्स, सही जवाब आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने वर्जिल और होमर की तरह लिखने का प्रयास किया है और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की शैली में, उन्हीं की स्टाइल में लिखने की कोशिश की है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज ईव डू व्हेन शी बिकम्स कॉन्शियस। जब ईव को होश आता है तो वो सबसे पहले कौन सा काम करती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ईट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज, वो पहले ज्ञान के पेड़ का फल खाती है। लुक एट हर रिफ्लेक्शन एट स्ट्रीम, नदी में अपने आप को देखती है। सर्च फॉर एडम, अपना जो पार्टनर है उसका एडम, उसको सर्च करती है। टॉक टू द एनिमल्स, जानवरों से बात करती है। तो वो कौन सा काम पहले करती है? जब वो होश में आती है तो कौन सा काम पहले करती है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुक एट हर रिफ्लेक्शन एट स्ट्रीम। जब ईव को होश आता है तो वो पहले नदी के पास जाकर अपने आप को देखती है, अपना चेहरा, अपनी परछाई वो देखती है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन विच वर्क जॉन मिल्टन हैज़ सपोर्टेड पॉलीगैमी। जॉन मिल्टन ने किस रचना में, किस वर्क में पॉलीगैमी को सपोर्ट किया है? पॉलीगैमी माने होता है बहु विवाह प्रथा, जहाँ पे एक पार्टनर के जीते जी जो दूसरे पार्टनर से सब लोग शादी कर लेते हैं। पहले वाले जीवन साथी के जीवित होते हुए दूसरे जीवन साथी से शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो उसको ही बोलते हैं पॉलीगैमी, बहु विवाह प्रथा। तो किस वर्क में इन्होंने सपोर्ट किया है इसको? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना में इन्होंने पॉलीगैमी को सपोर्ट किया है, यानी इनके अनुसार एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं या करना चाहिए, जो इन्होंने लिखा हो वहाँ पर विस्तार से।
क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है। तो दोस्तों जो जॉन मिल्टन है उनके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता आया है कि इन्होंने सैटन जो है, शैतान है, उसके किरदार को बहुत अच्छी तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है और काफ़ी टाइम भी लिया है उसमें। उनके ऊपर ज़्यादा लिखा है और गॉड के ऊपर इन्होंने बहुत कम लिखा है। तो ज़्यादातर बुक्स में सैटन को हीरो माना गया है। पर दोस्तों इसको आप और पता लगाएंगे तो कुछ किताबों में गॉड को भी बताया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है और ज़्यादातर बुक्स में सैटन को बताया गया है। तो इसलिए आप लोग सेफ साइड में होते हुए सैटन को आप लोग टिक लगा देना। यदि आप लोग को गॉड का कहीं प्रूफ मिलता है तो आप लोग मुझको प्रूफ बताना या कमेंट करके मुझको बताना, ठीक है। तो सेफ साइड में होते हुए हम लोग सैटर्न पर टिक लगा देंगे। पर ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रोवर्शियल है, इसको लेके विवाद है। कुछ जगह गॉड को हीरो माना गया है और सब जगह जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा बातें हो रही हैं। बहुत जगह एडम को माना गया है हीरो। और जॉन मिल्टन के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि इन्होंने जो सैटन का किरदार है, सैटन का जो कैरेक्टर है शैतान का, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया लिखा है और गॉड का जो किरदार है उसके ऊपर इन्होंने कम लिखा है। तो ये इनके ऊपर आरोप लगता आया है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड में कितनी किताबें हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें थीं। तो वो ये क्वेश्चन तो है नहीं, ये यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। पैराडाइज रिगेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर पैराडाइज रिगेंड में कितनी किताबें थी फ्रेंड्स, 4 बुक्स थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को जॉन मिल्टन पर 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये वाले वीडियो में तो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस करके 5 वीडियो बनेंगे, फिर पाँचों वीडियो को जोड़ के एक मास्टर वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग के कितने नंबर आते हैं 20 क्वेश्चंस में से, आप लोग कमेंट करके बताएं। यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको भी आप लोग बिल्कुल बताएं कि कोई क्वेश्चन यदि गलत है तो उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे सूचित करें यदि मुझसे कहीं गलती हो गई है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स जॉन मिल्टन को अभी हम कवर कर रहे हैं और जॉन मिल्टन पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए थे और ये सेकंड वीडियो है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक दिया जाएगा। तो जॉन मिल्टन के ऊपर MCQ यदि आप लगाना चाहते हैं, जॉन मिल्टन के ऊपर क्विज आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इतने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वीडियो को पॉज कर दें और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखें, फिर वीडियो को प्ले करें और मेरे आंसर से मैच करें। इस तरह 20 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें और फिर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैराडाइज लॉस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, शॉर्टेस्ट बुक इज़ डैश हैविंग 640 लाइन्स। जो पैराडाइज लॉस्ट है जिसमें कुल मिला के 12 बुक्स हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी किताब जो है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सही जो जवाब है उसको आप लोग अपने ABCD करके अपने कॉपी में लिखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो चलिए बता देता हूँ, सही जवाब है बुक 7। बुक 7 जो है वो सबसे छोटी बुक है जिसमें 640 लाइनें हैं, 640 लाइन्स उसमें हैं। इसलिए आंसर नंबर A इसमें सही हो जाएगा, बुक 7। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन का वर्क है उसमें जो हेल है यानी कि नर्क है उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर B टेरटोरस। जो हेल था उसको टेरटोरस के नाम से भी जाना जाता था।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड, जो सैटन दिखाया गया है, शैतान दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट में, उसका एक और नाम है, जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अनुसार उसका एक नाम और है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स चलिए सही जवाब आप लोग को बता देते हैं। सही जवाब है डी, लूसीफर। जो सैटन है उसको लूसीफर के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जॉन मिल्टन रोट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी व्हेन ही वाज। ये जो पोएम है ये बहुत ही फेमस पोएम है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यानी जो जीसस क्राइस्ट हैं जब उनका अवतार हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था पृथ्वी पर, तो वो सुबह, इस नाम से ये पोएम है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन उस समय कितने साल के थे जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और पोएम ये काफ़ी पॉपुलर पोएम है, काफ़ी फेमस पोएम है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब चलिए बता देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जॉन मिल्टन 21 साल के थे जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और फ्रेंड्स इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो पोएम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जो है ये किस ईयर में आई थी, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसको आप लोग यदि किस तरह याद रखेंगे चलिए बता देते हैं। तो 21 साल के थे जॉन मिल्टन, जो थे 21 साल के थे। तो 1608 में जॉन मिल्टन पैदा हुए हैं, उसमें 21 साल आप जोड़ दीजिए तो आ जाता है 1629। तो इस तरह आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका जो जन्म की डेट है 1608 में आप लोग 21 जोड़ देंगे तो 1629 आपको मिल जाता है। 1629 में जॉन मिल्टन ने ये वाली पोएम लिखी थी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हुम डिड जॉन मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। जो जॉन मिल्टन अपना गुरु किसको मानते थे? तो दोस्तों यहाँ पे मास्टर के 2 मीनिंग भी हो सकते हैं। एक मास्टर वो होता है जो जैसे जो पोएट्स होते थे उनको पैसे वैसे देते थे कुछ राजा, लेकिन यहाँ पर वो वाले गुरु की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो पोइटिकल गुरु की बात हो रही है। मतलब जॉन मिल्टन एक कवि थे, तो वो किस कवि को अपना गुरु मानते थे। वहाँ पे इस तरह के जो पोएट वाला कवि की बात हो रही है, पोएट वाला जो मास्टर है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडमंड स्पेंसर। जो जॉन मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे और एडमंड स्पेंसर के वर्क से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं की तरह लिखने की कोशिश करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी वाला सही हो जाएगा। जॉन मिल्टन ने ये कहाँ पे कहा है कि वो मास्टर मानते हैं? तो जॉन मिल्टन का जो वर्क है एरियोपैगिटिका, जो इनका वर्क है, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि अवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर को बहुत ही वो सेज मानते हैं, संत मानते हैं और बहुत ही सीरियस पोएट मानते हैं। और स्पेंसर से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे और उनको एक टीचर भी मानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है whom I dare be known to think a better teacher, और मैं उनको एक अच्छा शिक्षक भी मानता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह के मास्टर की बात हो रही है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सैमसन एगोनिस्टिस शोज़ मिल्टन डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। जॉन मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्टिस लिखा हुआ है, तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जो फर्स्ट है द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन बता रहा है कि जॉन मिल्टन चाहते थे कि जो सैमसन की स्टोरी है, जो पौराणिक गाथा है, वो सबको पता चले। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द स्टोरी ऑफ मिल्टन वाज सिमिलर टू द सैमसन एगोनिस्टिस। जो जिस तरह सैमसन था वो उसको अंधा कर दिया गया था, वो उसी तरह
जॉन मिल्टन की भी हालत थी लगभग, वो भी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो भी अंधे हो गए थे। तो इसलिए इन्होंने सैमसन एगोनिस्टिस लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट, और जो जीवन में जो भी सच्चाई है या कड़वाहट है उसको वो लिखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजिडीज़, जो ग्रीक ट्रेजिडी में जो का महत्व है उसको वो इंग्लिश में लेके आना चाहते थे। तो कौन सा इसमें सही है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें सही है। जो ग्रीक ट्रेजिडी होती हैं उनका जो महत्व होता है और उनकी जो डिग्निटी है उसको वो इंग्लिश में लेकर आना चाह रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में हम आपको बताएंगे। तो ग्रीक ट्रेजिडीज़ के बारे में फ्रेंड्स आप लोग क्या जानते हैं? तो जो ट्रेजिडी है उसका जो जन्म हुआ है वही ग्रीस में हुआ था। ठीक है, जो ट्रेजिडी है उसका जो जन्म हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। अबाउट 1400 BC में इसका जन्म हुआ था। और जो ट्रेजिडी है वो निकली ही मतलब ग्रीस से निकली है। और सोफोक्लिस, होमा, एस्किलस और यूरिपिडीज़ ये फेमस ग्रीक ट्रेजिडी राइटर माने जाते हैं। और जो ग्रीक जो ट्रेजिडी होती है वो जो ग्रीक ट्रेजिडी होती है वो उसमें क्या होता था कि उसमें जो लोकेशन होती थी, लोकेशन बहुत ही एक्जॉटिक लोकेशन होती थी, जैसे थीबीस, पर्सिया, इजिप्ट, इस तरह की लोकेशन होती थी। और जो एरिस्टोटल हैं वो भी एक महान ग्रीक फ़िलासफ़र थे। और आप लोग जानते होंगे कि जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में सबसे पहले विचार अपने व्यक्त किए हैं। तो जो ट्रेजिडी का जन्म हुआ है वही ग्रीस से हुआ है। और सबसे अच्छी जो ट्रेजिडी है वो ग्रीस की मानी जाती है। तो इसलिए जॉन मिल्टन चाहते थे कि जिस तरह की ग्रीक ट्रेजिडी होती है उसी तरह की बढ़िया ट्रेजिडी हमें इंग्लिश में देखने को मिले, इसलिए उन्होंने सैमसन एगोनिस्टिस लिखा था। तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? ये एक समझ लीजिए कि बायोग्राफी टाइप का वर्क है, द लाइफ ऑफ मिल्टन। इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से मैं बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सही जवाब है, आप लोग सॉल्व इसी तरह करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ABCD अपने कॉपी में लिखिए और फिर मेरे आंसर से मैच करिए और फिर बताइए कि आपका कितना मार्क्स 20 में से कितना मार्क्स आ रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है ये वर्क, द लाइफ ऑफ मिल्टन, और ये बायोग्राफी टाइप का वर्क है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सैमसन एगोनिस्टिस इज़ ए ट्रेजिडी बेस्ड ऑन? सैमसन एगोनिस्टिस की जो ट्रेजिडी है वो किसके मॉडल पर आधारित है? दांते मॉडल, सोफोक्लिस मॉडल, होमा मॉडल, एस्किलस मॉडल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोफोक्लिस मॉडल पर आधारित है। जो सोफोक्लिस, एस्किलस और होमा ये तीनों ग्रेट ग्रीक ट्रेजिडी राइटर्स हैं। ठीक है, ये तीनों ही ट्रेजिडी राइटर हैं और इनकी ट्रेजिडी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और आज भी उसको पढ़ा जाता है और ये लोग काफ़ी फेमस हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बी वाला जवाब है वो सही हो जाएगा। सोफोक्लिस मॉडल पर इनकी सैमसन एगोनिस्टिस की जो ट्रेजिडी है वो आधारित है। और जो सोफोक्लिस थे वो एक महान ट्रेजिडी राइटर थे और उन्होंने 120 प्लेस लिखे थे, जिसमें से 7 प्लेस आज भी बहुत फेमस माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लेते हैं, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1667 में ये पब्लिश हुआ था और सैमुअल सिमंस नाम के पब्लिशर थे, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो ये भी आता है कि कौन से पब्लिशर ने पब्लिश किया था, तो सैमुअल सिमंस पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 1667। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मिल्टन वाज ऑन द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट? मिल्टन को ये पता ही नहीं चला कि वो डेविल का गुणगान करने लगे। डेविल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत डेविल को उन्होंने महान दिखा दिया, जबकि गॉड को उन्होंने उतना महान नहीं बताया। हु सेड दिस? ये किसने कहा है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सही जवाब चलिए बताते हैं, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक ने ये बात बोली थी। विलियम ब्लेक ने ये बात बोली थी। और विलियम ब्लेक ने जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी तो उन्होंने क्या क्या चीज़ उन्होंने क्या चीज़ उन्होंने रिएक्ट किया था, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि मिल्टन वाज अनकॉन्शियसली ऑन सैटन साइड। मिल्टन को ये पता भी नहीं चला कि वो शैतान का गुणगान करने लगे। उन्होंने शैतान को बहुत महान दिखा दिया। वाइल अदर राइटर डिपिक्टेड सैटन एज ए मॉन्स्टर। जो दूसरे राइटर थे उन्होंने शैतान को बुरा बताया और उसको खलनायक दिखाया, लेकिन जो मिल्टन डिपिक्टेड सैटन एज ए ग्रेट लीडर, इन्होंने शैतान को एक महान लीडर बता दिया है। एंड एन एक्सट्रीमली करेजियस वॉरियर, और बहुत ही वीर योद्धा के रूप में दिखा दिया है। ही इज़ ए गुड ओरेटर, बहुत अच्छा भाषण देता है जो सैटन है या शैतान है, बहुत अच्छा भाषण देता है। एंड सक्सीड्स टू बिफ्रेंड फॉलन एंजल्स बाइंडिंग देम फॉर ए कॉमन कॉज। और जो लोग जो एंजल्स फॉल हो जाते हैं, यानी कि जो कुछ अपराध वगैरह कर देते हैं, तो उनको अपने साइड में मिला लेता है। तो यहाँ पे शैतान को इन्होंने बहुत ही ग्रेट लीडर दिखाया है और एक करेजियस वॉरियर दिखाया है। और मिल्टन को पता ही नहीं चला कि वो शैतान का गुणगान करने लगे। उन्होंने शैतान को का महिमा मंडन कर दिया है और गॉड के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है। तो विलियम ब्लेक ने कहा था। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइनें हैं। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। हाउ सून मतलब कितनी जल्दी समय ने उनका जो यौवन है उसको चुरा लिया, यानी कि उनका जो यौवन था वो बहुत जल्दी ही निकल गया। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 एंड 20th ईयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाता है। यहाँ पे 3 लिखा है, ये लिखा है 20। ठीक है, तो ये वाली जो पोएम है ये जॉन मिल्टन ने उस समय लिखी थी जब वो 23 ईयर के हुए थे, उस समय उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो आपको हिंट यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए, ये 3 मिल गया आपको यहाँ पे और ये मिल गया 20th, तो बन गया 23। तो अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। जब जॉन मिल्टन 23 ईयर के हुए थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो इस तरह आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इन ए सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। इन्होंने एक पोएम लिखी है जिसकी जो शुरू होती है मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड से, तो मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। तो इन्होंने पोएम में किसका जिक्र किया है, किसके बारे में बात की है, किसके बारे में सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट का मतलब है किसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ऑप्शन है फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, बिलव्ड। तो दोस्तों सही जवाब है सेकंड वाइफ। जो इनकी दूसरी पत्नी थी वो, उनके बारे में इन्होंने ये पोएम लिखी है जो शुरू होती है इस लाइन से, मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। इन्होंने अपनी पत्नी को सेंट कहा है, यानी कि संत कहकर पुकारा है। जो इनकी सेकंड वाइफ थी उनका नाम था कैथरीन वुडकॉक, जो बच्चे को जन्म देने के दौरान ख़त्म हो गई थी या गुजर गई थी। कैथरीन वुडकॉक उनका नाम था सेकंड वाइफ का। और जो पहली पत्नी थी उनका नाम था मैरी पॉवेल। और फिर इन्होंने तीसरी शादी और की थी। कुल मिला के 3 शादी इन्होंने की थी। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज विच वर्क। क्रोमवेल की सरकार में मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था, उनके किस काम के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा आपका। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये जो वर्क था, इस वर्क के लिए मिल्टन को क्रोमवेल की सरकार में लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये जो वर्क था इसमें किस बारे में बताया गया था। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इज़ ए बुक बाय
जॉन मिल्टन, इन विच ही डिफेंड्स द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट ए गिल्टी सॉवरेन वेदर टायरेनिकल और नॉट। इसमें इन्होंने बताया था, इसमें इन्होंने इस किताब में लिखा था कि जो सोवरेन होता है, यानी कोई शासक है, रूलर है, वो अगर अत्याचार करता है जनता के ऊपर, तो जनता को ये राइट है कि उसको एग्जीक्यूट कर दें, यानी उसको मृत्युदंड दे दें। जो राजा है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए या उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। ये इन्होंने पॉइंट रखा था अपने इस किताब में, जिसका नाम है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। और ये क्रोमवेल को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसी वजह से इनको लेटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। हु सेड दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ये जो आदमी है इसने तो हम लोग को बिल्कुल कट कर दिया है, एंड एंशिएंट टू, और जो इससे पहले के राइटर्स हैं उनका भी इसने बिल्कुल सफाया कर दिया है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन की तारीफ़ हो रही है। पहले आप लोग को ये बात जान लेनी है कि ये जॉन मिल्टन की तारीफ़ हो रही है, और ये तारीफ़ किसने की है, हु सेड, ये तारीफ़ किसने की है। तो दोस्तों ये तारीफ़ की है जॉन ड्राइडन ने की है। जॉन ड्राइडन ने ये भी बोला था कि जो जॉन मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर के पोइटिकल सन हैं, ये भी उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन जो थे वो जॉन मिल्टन को बहुत ही महान पोएट समझते थे। और जॉन ड्राइडन के अनुसार कौन कौन महान था, जेफरी चौसर महान थे, एडमंड स्पेंसर महान पोएट थे, और तीसरे नंबर पर जॉन मिल्टन बहुत ही महान पोएट थे। तो यहाँ पर तारीफ़ की जा रही है। ये जो लाइन है दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है जॉन मिल्टन की। और तारीफ़ कौन कर रहा है, जॉन ड्राइडन तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन इनकी बहुत तारीफ़ करते थे, जॉन मिल्टन की। ये बात आप लोग बिल्कुल कंफर्म रखिए। और ये जीनियस मानते थे, ये जॉन मिल्टन को हमेशा जीनियस कहकर पुकारते थे। और जो इन्होंने और ये इन्होंने तब माना था जब पैराडाइज लॉस्ट, जॉन ड्राइडन ने जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी, उसके बाद इनको बहुत ही जीनियस पोएट माना था जॉन मिल्टन को। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ट्रिक, जैसे ही कभी सवाल ये आता है कि जॉन मिल्टन का रिलीजियस वर्क कौन सा है, तो सीधा सा जवाब है डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियानो। ये इनका डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना, ये इनका धार्मिक वर्क है। यानी कि इस वर्क में जॉन मिल्टन ने धर्म से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार इसमें ये पूछ लेते हैं, रिलीजियस भी पूछ लेते हैं, और कई बार पूछ लेते हैं थियोलॉजिकल, जो थियोलॉजिकल माने भी होता है धर्म से संबंधित। ठीक है, तो या तो पूछ लेंगे रिलीजियस लिख देंगे क्वेश्चन में, या लिख देंगे थियोलॉजिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जॉन मिल्टन का जो वर्क है जो धर्म से संबंधित है वो है डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वर्क इनका, इस वर्क को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जॉन मिल्टन ने खुद लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा है बल्कि किसी और ने लिखा है। तो मतलब इसको किसने लिखा है, इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, पर ये जॉन मिल्टन से संबंधित है। मोटा मोटा आप लोग ये जानिए कि जॉन मिल्टन से संबंधित है, और इसमें धर्म के बारे में जॉन मिल्टन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये एस्से के रूप में है। ठीक है, ये जो वर्क है ये एस्से के रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जॉन मिल्टन सुपरवाइज्ड ए सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विद। जॉन मिल्टन ने सेकेंड एडिशन जो पब्लिश होने वाला था उसके लिए इन्होंने किसके साथ मिलकर, किसको सुपरवाइज़ किया था, किसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, ये इसमें पूछ रहे हैं। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयू मार्वेल। जो एंड्रयू मार्वेल के साथ मिलकर इन्होंने सेकंड एडिशन जो था वो सेकंड एडिशन के लिए काम किया था। और सेकंड एडिशन में 12 बुक्स थी, और सेकंड एडिशन में इन्होंने ये भी बताया था कि इन्होंने
पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में क्यों लिखा है, इन्होंने राइम के रूप में क्यों नहीं लिखा है, इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज, जॉन मिल्टन की पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑन शेक्सपियर। जो ऑन शेक्सपियर है ये इनकी सबसे पहली पब्लिश पोएम है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पोएम है इससे पहले इनकी एक पोएम और आ चुकी है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, पर ये पोएम पब्लिश नहीं हुई थी, ये पोएम बाद में पब्लिश हुई है। जो सबसे पहली पब्लिश हुई है वो ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इन मिल्टन्स करियर द पीरियड ऑफ 1632 टू 1637 इज़ पॉपुलरली नोन एज, जॉन मिल्टन के करियर में 1632 से लेकर 1637 तक का समय है, उसको किस काल के नाम से जानते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बोस्टन पीरियड, हॉर्टन पीरियड, मेलंकलिक पीरियड, ब्लाइंडनेस पीरियड। तो ब्लाइंडनेस पीरियड तो होगा नहीं, क्योंकि जॉन मिल्टन जो थे वो 44 साल में ब्लाइंड हुए थे। तो 1608 में 44 साल आप लोग जोड़ लीजिए, तो उस तरह आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड पूछा गया है ये इनकी जवानी के दिनों का पूछा गया है। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बिल्कुल इसमें, हॉर्टन पीरियड। हॉर्टन पीरियड इसको क्यों बोलते थे, चलिए बता देते हैं। हॉर्टन पीरियड इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि जॉन मिल्टन के पिताजी ने हॉर्टन नामक स्थान पर एक मकान ख़रीदा था, एक ज़मीन खरीदी थी, और जो मिल्टन थे वो वहाँ पर रहने के लिए गए थे, और वो जो जगह थी वहाँ पर कितने लोग रहते थे, वहाँ पे 300 लोग रहते थे, वहाँ पे 300 लोग रहते थे। और जो जॉन मिल्टन थे वो ये कहते हैं कि गॉड हैड कॉल्ड हिम टू बी ए पोएट, और ईश्वर भी चाहता है कि वे एक पोएट बने, इसलिए वो हॉर्टन नाम के स्थान पर जहाँ पे उनके पिताजी ने घर खरीदा था वहाँ गए थे रहने के लिए, और उनका मकसद ये भी था कि वहाँ पे जाके वो पोएम्स लिखेंगे, और ईश्वर भी यही चाहता है कि वो पोएट बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हु वाज द पब्लिशर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो वही सवाल फिर से आ गया जो मैंने आपको बताया था। तो पैराडाइज लॉस्ट जो इनकी सबसे अच्छी पोएम मानी जाती है, एपिक पोएम मानी जाती है, 1667 में पब्लिश हुई है, और इसको किसने पब्लिश किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैंने बताया था आपको पहले ऊपर, सैमुअल सिमंस इनके पब्लिशर थे, उन्होंने ये पब्लिश किया था, और उस समय जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था अपने पब्लिशर के साथ तो इनको 5 पाउंड मिले थे। उस समय जॉन मिल्टन को 5 पाउंड मिले थे। क्वेश्चन नंबर 40। ब्लाइंड एंड इम्पावरिश्ड जॉन मिल्टन कंपोज पैराडाइज लॉस्ट। ब्लाइंड यानी अंधे, और इम्पावरिश्ड यानी शक्तिहीन, जो व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति ना हो, जो बहुत ही लाचार हो, जो बहुत ही कमज़ोर हो, तो वो व्यक्ति जो अंधा भी है, जिसको दिखता नहीं है, और जो बहुत कमज़ोर है, उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। तो किस समय से किस समय तक के बीच में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसमें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है इसमें 16, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1658 से 1664, यानी कि 6 साल इन्होंने लगाए थे, तब जाके इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, जो कि इनकी एपिक पोएम मानी जाती है, और बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में उसको लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि जो व्यक्ति ब्लाइंड है और जो एम्पावरिश्ड है, यानी कि जो कमज़ोर है, तो उसने किस तरह लिखी है? तो जो मिल्टन थे वो पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने डिक्टेट की थी अपनी डॉटर्स को। इनकी जो लड़कियां थीं मिल्टन बोलते जाते थे, और इनकी जो लड़कियां थीं, इनकी पुत्रियां जो थीं, वो लिखती जाती थीं। तो इस तरह पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है। तो मिल्टन ने उसको डिक्टेट किया था, इस तरह उन्होंने 6 सालों में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, और 100 क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं जॉन मिल्टन के ऊपर, जिससे आप लोग की टीजीटी की पढ़ाई अच्छी हो सके, और हमें भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आते हैं 20 में से, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको जॉन मिल्टन पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, 2 वीडियो बने हैं उस पर। और ये तीसरा वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको मिलेगा। जॉन मिल्टन पर आप लोग को 100 MCQ मिलेगा, जो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग की हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जो वीडियो आज का है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो किस तरह देना है, इसको यदि आप क्विज़ के रूप में लगाना चाहते हैं तो वीडियो देखिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका आंसर अपने कॉपी में लिखिए और फिर वीडियो को प्ले करिए और फिर उससे मैच करिए और फिर अपने आप को 20 में से नंबर दीजिए कि 20 मार्क्स में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। इस तरह आप वीडियो को पॉज करके एक क्विज़ के रूप में इसको ले सकते हैं और इसको लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्कूल डिड जॉन मिल्टन अटेंड? जो जॉन मिल्टन थे वो कौन से स्कूल से पढ़े थे? तो दोस्तों, यहाँ पे स्कूल की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं। जो किस स्कूल से पढ़े थे? सेंट पॉल स्कूल से पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, सेंट पॉल स्कूल से ये पढ़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, सेंट पॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हु सेड अबाउट मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल? ये बात जो जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी हुई है, जो काफ़ी फेमस है और सब लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं, तो उसके बारे में ये बात किसने बोली है कि एक जो प्यूरिटन था उसका सपना जो था वो बाइबल पर सर रख कर सो गया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये लाइन जिसने भी बोली है वो ये बोलना चाहता है कि जो जॉन मिल्टन थे वो एक प्यूरिटन थे और उन्होंने जिस मकसद से पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, वो अपने मकसद में फ़ेल हो गए। क्योंकि यहाँ पे फ़ेल क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बाइबल है और जो जो सैटन है उसको इन्होंने बहुत अच्छा दिखा दिया है, उसको बहुत ही करेजियस वॉरियर दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा लीडर दिखा दिया है। तो जो सैटन है, शैतान है, उसकी बहुत ज़्यादा इन्होंने तारीफ़ कर दी है। तो शायद इस वजह से जो जो जॉन मिल्टन है वो अपने मकसद में, पैराडाइज लॉस्ट लिखने के मकसद में कहीं ना कहीं फ़ेल हो गए हैं। तो ये लाइन जिसने भी बोली है तो उसने तारीफ़ नहीं की है, उसने आलोचना की है जॉन मिल्टन की। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये लाइन किसने बोली है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फोंसो डी लामार्टिन। इन्होंने ये बात बोली थी कि जो प्यूरिटन है उसका जो सपना है वो बाइबल पर सर रखकर सो गया। कहने का मतलब यही है कि जो पैराडाइज लॉस्ट लिखने के पीछे मकसद था वो उसमें कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने सैटन को, यानी कि शैतान को, इन्होंने बहुत ही अच्छा दिखा दिया है। इन्होंने उसकी महिमा का वर्णन बहुत ज़्यादा कर दिया है और गॉड के बारे में उन्होंने तारीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं की है और जो सैटन है उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी है। तो शायद इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलिजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ? मिल्टन ने अपनी एक पास्टोरल एलिजी लिखी है लिसिडस, वो किसकी मृत्यु पर लिखी थी? तो दोस्तों, ये इसका आंसर से सवाल शायद आप लोग जानते होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जो जॉन मिल्टन थे उनके कैम्ब्रिज, जब वो कॉलेज गए थे कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, तो कॉलेज के समय के एक मित्र थे एडवर्ड किंग, उनकी समुंदर में डूबने से मौत हो गई थी और उनकी मौत के अवसर पर इन्होंने पास्टोरल एलिजी यानी कि शोक गीत लिखा हुआ है और अपने जो मित्र हैं एडवर्ड किंग उनको संबोधित किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन? पैराडाइज लॉस्ट लिखते हुए मिल्टन की क्वालिटीज़ किस कैरेक्टर में चली गई? तो सही जवाब है सैटन में चली गई है। सैटन को इन्होंने बहुत ही महान बता दिया है और उसकी बहुत ज़्यादा, जो सैटन है उसकी महिमा का वर्णन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, जो गुणगान जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। तो इनकी खुद के का जो कैरेक्टर था उसकी क्वालिटी सैटन में चली गई है।
तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेस ऑफ हिज। पैराडाइज लॉस्ट जो इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, सबसे अच्छा वर्क माना जाता है, मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है, उसको इन्होंने कब लिखा है? फर्स्ट फेज़ में लिखा है, स्टूडेंट लाइफ में लिखा है, मिडिल फेज़ में लिखा है, या लास्ट फेज़ में लिखा है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट फेज़ में इन्होंने लिखा था। जो कोई भी राइटर, जो ज़्यादातर राइटर्स होते हैं, वो अपना जो अच्छा वर्क होता है वो लास्ट फेज़ में लिखते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाता है, वो पूरी दुनिया देख लेते हैं, उनको सब कुछ पता हो जाता है, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा समुंदर हो जाता है, और फिर वो सबसे अच्छी रचना जो होती है वो लास्ट फेज़ में लिखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46, जॉन मिल्टन बिलोंग टू विच सेंचुरी? तो इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो डेट ऑफ बर्थ, जो इनकी DOB है वो नहीं पूछा गया है, ये पूछ लिया गया है कि सेंचुरी में पैदा हुए थे। तो दोस्तों इसको 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 वही आदमी कर पाएगा जो जिसको पता होगा कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में जन्म हुआ था, और 1674 में इनका देहांत हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। तो ये 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17वीं सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये 17वीं सेंचुरी के अंतर्गत आ गए। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन वर द थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कब थिएटर्स बंद हुए थे? तो दोस्तों इंग्लैंड में थिएटर तब बंद हुए थे जब वहाँ पर सिविल वॉर वहाँ शुरू हो गया था, गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो गृह युद्ध वहाँ पे कब शुरू हुआ था, कब से कब तक था? तो ये जो चारों ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, इसको यदि आपको इसके रूप में लगाना चाहते हैं तो इसी तरह आप लोग लगाइए। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और ABCD अपनी कॉपी में लिखें, और फिर मेरे आंसर से मैच करें और अपने आप को नंबर दें। इस तरह आप इसको क्विज़ वीडियो के रूप में भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 1642 से 1660 तक का जो टाइम था, उस समय इंग्लैंड में थिएटर्स क्लोज थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिविल वॉर कब हुआ था। तो सिविल वॉर जो हुआ था वो अगस्त 1642 में शुरू हुआ था, और 1651 तक सिविल वॉर चला था। ठीक है, तो ये चला था, सिविल वॉर चला था। और सितंबर 1642 में जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जो लॉन्ग पार्लियामेंट थी, उसने ये ऑर्डर दिया था कि जो थिएटर्स हैं उनको बंद करवा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा था। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे थिएटर्स में कौन जाता। तो इसलिए जो पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर पास किया था, और उसके बाद बंद करवा दिया गया था। और फिर 1660 जब आया है, तो जब इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड आया है और किंग चार्ल्स सेकंड जब राजा बने हैं, तो फिर से थिएटर्स को खोल दिया गया था और लाइसेंस दिया गया था। और दो थिएटर थे लंदन के जिनको लाइसेंस दिया गया था। तो कौन कौन से थे? वो किंग्स कंपनी थी, सबसे पहला जो था वो किंग्स कंपनी थी, और जो दूसरा वाला था वो ड्यूक कंपनी थी। दो दो मतलब वो कंपनियां थीं, उनको लाइसेंस दिया गया था, और 1660 में थिएटर्स को खोल दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये इसका यही जवाब है कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो गया था। अगस्त 1642 में सिविल वॉर शुरू हो गया था, और 1660 तक सब बंद रहा था। फिर 1660 में जब रेस्टोरेशन पीरियड आया है, तब उसको फिर से खोला गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ। तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। जॉन मिल्टन है, उनकी बहुत ही फेमस मास्क है। मास्क माने होता है कठपुतली का तमाशा, जो पपेट शो होता है उसको ही मास्क कहा जाता है। तो जो कॉमर्स है उसको किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो शायद आप इसका जवाब जानते भी होंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। जो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे, उनके सम्मान में ये जो शो था कॉमर्स वाला
ये जो नाम है ये तो कोई नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। जो जॉन इथरटन थे वही अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, और लडलो कैसल में ये सेलिब्रेशन हुआ था। और जॉन जॉन इथरटन जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, उनके तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सैमसन एगोनिस्टिस से ये लिया गया है, और ये जो लाइनें हैं ये इसी में से आती हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स। जो किताबें होती हैं वो पूरी तरह से निर्जीव वस्तु नहीं होती हैं, बट डू कंटेन ए पोटेंसी ऑफ लाइफ। परंतु जो किताबें होती हैं उनके अंदर एक जीवन भी होता है। ये इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोजिनी दे आर। मतलब यहाँ पे कहने का पूरा मतलब है कि जो जो किताबें होती हैं जो एक जगह पड़ी होती हैं वो डेड थिंग्स नहीं होती हैं, उनके अंदर भी एक जान होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो किताबें होती हैं उसको उसके अंदर भी एक कहानी होती है और पूरा जीवन होता है। किताबों को पढ़ के ही हम शिक्षित होते हैं और हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? दीज लाइन्स बिलोंग टू। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरियोपेजिटिका से ये लाइनें ली गई हैं। और जॉन मिल्टन का जो ये वर्क था एरियोपेजिटिका, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात इन्होंने बोली थी। इन्होंने बोला था कि इन्होंने ये कहा था कि यदि कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। तो उस समय क्या होता था कि जैसे कुछ लेखक होते थे वो सरकार के ख़िलाफ़ कुछ लिखते थे या सरकार से सवाल पूछते थे, तो उनको बहुत ही परेशान किया जाता था। तो जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा हुआ है और ये प्रोज़ वर्क है एरियोपेजिटिका। और इसमें इन्होंने यही लिखा है कि यदि कोई राइटर कुछ लिखना चाहता है, कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई उसको मतलब ऐसा ना हो कि सरकार उसको परेशान करे, क्योंकि उस समय ऐसा था। तो फ्रेंड्स ये बुक्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। लिजिडस इज ए पास्टोरल एलिजी रिटन बाय जॉन मिल्टन इन द मेमोरी ऑफ। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया था ये लिजिडस वाला। तो इसमें फिर से वही पूछ रहे हैं कि जो लिजिडस है वो पास्टोरल एलिजी इन्होंने किसकी याद में लिखा था। तो मैंने ऊपर आपको बताया था एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग इनके मित्र थे कैम्ब्रिज के समय के, और उनकी याद में उनकी मृत्यु हो गई थी समुद्र में डूबने से, आयरिश सी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के अवसर पर इन्होंने ये लिखा है और अपने दोस्त को इन्होंने एड्रेस किया है, लिसिडस। और काफ़ी अच्छा वर्क है, काफ़ी पॉपुलर वर्क है, इसमें से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन सेज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन।
जॉन मिल्टन ने कौन से वर्क के द्वारा बताया है कि जो ईश्वर जो कुछ करता है मनुष्य के साथ वो अच्छा ही करता है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो किस वर्क के द्वारा इन्होंने बताया है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट में जो स्टोरी है उसमें जो एडम एंड ईव होते हैं वो कुछ गलती करते हैं और फिर उनको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, इस तरह की इसमें स्टोरी है। तो जो जो फॉल ऑफ मैन है वो दिखाया गया है कि मनुष्य का पतन कैसे हुआ और किस तरह उसको मृत्यु लोक में भेजा गया, जहाँ पर उसको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि भगवान ने जो कुछ किया है मनुष्य के साथ वो अच्छा ही किया है। तो पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने ये बात बोली है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो जो ईश्वर है उस वो सब बुरी चीज़ों को अच्छा बना देता है। ईश्वर ने ही अर्थ बनाई है, ईश्वर ने ही ह्यूमंस बनाए हैं और उसने ही जीसस को भेजा था, जीसस क्राइस्ट को, जिससे जो हमारे पाप हैं वो धुल जाएं, मनुष्य के जो पाप हैं वो खत्म हो जाएं और मनुष्य का उद्धार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53, हु सेड वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नो बडी एवर विस्ड इट लॉन्गर। ये बात किसने बोली है कि हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो एक टास्क की तरफ पढ़ते हैं। मालूम पड़ता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है वो सब चाहते थे कि ये छोटी होती और इतनी लंबी ना होती। नो बडी एवर विस्ड इट लॉन्गर, कोई भी नहीं चाहता था कि ये इतनी लंबी होती। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने ये बात बोली है उसको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया है और उसको बोरियत लगी है, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। तो ये बात किसने बोली है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बात बोली है। यानी यहाँ कहने का यही मतलब है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी और जब वो पढ़ रहे थे तो उनको आनंद नहीं आया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये मतलब ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको पढ़ना एक 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 ड्यूटी की तरह लग रहा है। मतलब एक किताब पढ़ने में आनंद आना चाहिए पर आनंद नहीं आया और ये हमको एक ड्यूटी की तरह लग रहा है और मालूम पड़ा जैसे हम कोई मैं काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ट्रीटीज मिल्टन हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिसलाइक फॉर कैथोलिक्स। तो ट्रीटीज़ माने होता है एस्से, निबंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एस्से होता है उसका ही सिनोनिम है ट्रीटीज़। तो किस वर्क में, किस निबंध में मिल्टन ने अपनी डिसलाइक को व्यक्त किया है? वो जो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते थे। जॉन मिल्टन जो थे वो एक प्रोटेस्टेंट थे और एक प्यूरिटन भी थे और वो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते थे। तो जॉन मिल्टन ने इस बात का जिक्र कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब चलिए आपको बता देता हूँ सीधे सीधे, ऑफ रिफॉर्मेशन। ये जो वर्क है इसमें जॉन मिल्टन ने बताया है कि वो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड जो ईसाई होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं और कैथोलिक्स होते हैं। ये बात आप लोग को शायद पता होगी। तो जॉन मिल्टन जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे और प्यूरिटन भी थे। क्वेश्चन नंबर 55, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू। निम्न लाइनें किस पोएम से संबंध रखती हैं? वेन यंग इन ईयर्स बट इन सेज काउंसिल ओल्ड, देन whom ए बेटर सीनेटर नियर हेल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने वेन कह दिया है, वेन यंग इन ईयर्स। तो वेन यहाँ पे इन्होंने नाम बता दिया है। तो यहीं से आप लोग को ये मिल जाता है क्लू कि जॉन मिल्टन ने किसके ऊपर पोएम लिखी है? वेन नाम के व्यक्ति के ऊपर लिखी है। तो ये 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, टू सर हेनरी वेन द यंगर के ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्लू हमको मिल जाता है वेन। तो यहाँ पे वेन दिख जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें वेन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। जो सर हेनरी वेन थे वो कौन थे? वो इंग्लिश पॉलिटिशियन थे, नेता थे, स्टेट्समैन थे और वो गवर्नर थे। तो वो उन्हीं के ऊपर ये पोएम जॉन मिल्टन ने लिखी है।
तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू विच पोएम? ओवर ऑल द इटालियन फील्ड्स वेयर स्टिल डोथ स्वे द ट्रिपल टायरेंट दैट फ्रॉम दीज मे ग्रो। तो ये जो दो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो चलिए सही जवाब बता देते हैं। तो इटालियन फील्ड्स करके इसमें आया है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पीडमोंट से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। यहाँ फील्ड का मतलब जहाँ तक मुझको लगता है ये युद्ध से है। तो व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ यदि मैं युद्ध हार गया? ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है दोस्तों, ये बात बोली है सैटर्न ने। ये बात बोली है, जो सैटर्न था वो बहुत अच्छा ओरेटर था, और वो जो फॉलन एंजल्स थे उनको भाषण देकर अपनी तरफ कर लेता था और वो अपने साइड में कर लेता था, और वो बहुत अच्छा भाषण देने वाला था, वो ओरेटर था, और बहुत अच्छा उसने कन्विंस करने की पावर बहुत अच्छी थी। जो पूरी लाइन थी वो इस तरह थी, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकॉन्करेबल विल। जो सैटर्न है वो कहता है कि उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको कोई भी जीत नहीं सकता है, और वही अंत में जीतेगा। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। और वो गॉड के सामने कभी भी नहीं झुकेगा, कभी भी समर्पण नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, विच डॉक्ट्रिन इज़ फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा सिद्धांत पाया जाता है? फ्रीडम ऑफ वेंडरिंग, फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ सिन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम ऑफ विल इसमें पाया जाता है। फ्रीडम ऑफ विल क्या है इसको मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, वैसे वीडियो लंबा हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट मिल्टन रोट। जॉन मिल्टन थे वो किस तरह की सोनेट लिखते थे? शेक्सपियरियन सोनेट लिखते थे, इटालियन सोनेट लिखते थे, स्पेंसरियन सोनेट लिखते थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटालियन सोनेट लिखते थे। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। और ये जो सोनेट होती है 14 लाइन्स की होती है। इसका जो 2 सेक्शंस में होती है। जो पहला जो स्टैंजा होता है वो 8 लाइन्स का होता है जिसको ऑक्टेव बोलते हैं, और जो दूसरा स्टैंजा होता है वो 6 लाइन का होता है जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं। 6 लाइन का होता है ये। इस तरह ही 40 लाइन्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो जॉन मिल्टन थे वो इटालियन सोनेट लिखते थे, इटालियन के स्थान पर पेट्रार्कन सोनेट भी आ सकता है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन की जो पोएम है, जो उन्होंने खुद के ऊपर पोएम लिखी है अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। ए बी बी ए सी डी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है ऑन हिज ब्राइटनेस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 60 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, और जॉन मिल्टन पर आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में आपको जॉन मिल्टन पर क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक मिलेगा, और इस वीडियो को आप क्विज़ के रूप में लगा सकते हैं। ABCD जो भी आंसर है अपनी कॉपी में लिखिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जब आंसर बताता हूँ तो आंसर बताने के पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, और फिर आपको जो आंसर सही लगता है उसको आप वहाँ लिखिए कॉपी पे, और फिर वीडियो को प्ले करिए, मेरे आंसर से मैच करिए, और अपने आप को नंबर दीजिए, और फिर बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो वीडियो है इसको क्विज़ के रूप में आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर यूज़ ऑफ। ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है पोएम है जॉन मिल्टन की, वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
मेटोनिमी, इंजैम्बमेंट, होमब्रिक सिमिली, मिल्टोनिक सिमिली। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंजैम्बमेंट का एग्जाम्पल है ये। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं इन विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड फीबस एंड द, जो फीबस माने होता है सन गॉड, एंड जोव का मीनिंग होता है किंग्स ऑफ गॉड वॉइस। जॉन मिल्टन की किस पोएम में फीबस की बात आई है और जोव की बात आई है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इनकी जो पोएम है लिसिडस, जो इनकी एलिजी है, उसमें फीबस की बात आई है और जोव का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लिसिडस में। और जो उसमें पूरी लाइन है फीबस रिप्लाइड एंड टच ही, ये पूरी लाइन है। और सबसे आखिरी में जोव भी आता है। तो ये 5-6 लाइनें हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये पूरी लाइनें लिसिडस में आप लोग को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 63 जॉन मिल्टन वॉज ए कैरोलिन पोएट, जैकोबियन पोएट, एलिजाबेथन पोएट, ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। जॉन मिल्टन किस प्रकार के पोएट थे? कैरोलिन पोएट थे, या जैकोबियन पोएट थे, या एलिजाबेथन पोएट थे, या ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जॉन मिल्टन की जो स्टाइल है लिखने की वो एलिजाबेथन पोएट जैसी है, पर यहाँ पे लिखा है बिलेटेड, यानी कि बिलेटेड माने होता है कि जो देर में आया हो। तो यहाँ पे मोटा मोटा कहने का मतलब है कि एलिजाबेथन पीरियड जब बीत गया था उसके बावजूद भी जॉन मिल्टन ने उसी प्रकार का लिखने का प्रयास किया है। बिलेटेड माने होता है देर में आया हुआ, डिलेड कमिंग लेट। क्वेश्चन नंबर 64 द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन। जो हमारा दिमाग है वो इस तरह बना है कि वो हेल में भी, यानी कि जब समस्याएं होती हैं तो भी हम वहाँ पे पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, और जहाँ पर पूरा हेल बना हुआ है वहाँ पे भी हम हेवन ढूंढ सकते हैं, और जहाँ पे हेवन है वहाँ पे भी हम हेल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे कहने का मोटा मतलब है कि यदि हमारा दिमाग शांत है तो हम अगर शांत है तो कठिनाइयों में भी हम अपने आप को सरवाइव कर जाएंगे, और यदि दिमाग शांत नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी हमें बेकार लगेगा, अगर यदि मानसिक शांति नहीं है तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे आई हुई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये जो लाइन आई है ये आई है पैराडाइज लॉस्ट से आई है, और ये लाइन कौन बोलता है? ये सैटन बोलता है। सैटन जो होता है शैतान होता है, वही लाइन ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 65 फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, व्हाट नीड शुड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये कहाँ पे आई हुई है? तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, वाई नीड शुड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, ये जो लाइनें कहाँ पे आई हुई हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है ऑन शेक्सपियर, जो जॉन मिल्टन की पहली पब्लिश पोएम थी ऑन शेक्सपियर, उसमें ये लाइनें आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दे लेते हैं सैमसन एगोनिस्टीज़ जो कि जॉन मिल्टन का एक फेमस वर्क है, वो क्या है? सोनेट है, या ओड है, या एलिजी है, या वर्स प्ले है? तो फ्रेंड्स इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। जो सैमसन एगोनिस्टीज़ है वो एक क्लोज्ड ड्रामा है, यानी कि उसको पढ़ने के लिए लिखा गया है, वो ड्रामा परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा गया है, वो क्लोज्ड ड्रामा है, यानी बुक के रूप में पढ़ने के लिए उसको लिखा गया था, तो उसको क्लोज्ड ड्रामा भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोज्ड ड्रामा होता है उसको हम पोइटिक प्ले भी बोल देते हैं कई बार, और जो पोइटिक प्ले होता है उसको वर्स प्ले भी कह सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें एक ही तरह होती हैं। क्लोजेड ड्रामा बोलें, पोइटिक प्ले बोलें, क्लोजेड प्ले बोलें या वर्स प्ले बोलें, ये सारी चीज़ें एक ही तरह होती हैं। और इस तरह के जो प्ले होते हैं वो रीडिंग के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि उसको लोग पढ़ें और मज़े उठाएं, वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। हु सेड मिल्टन सर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ ए विक्ड गॉड। ये बात किसने बोली है कि जॉन मिल्टन को श्रेय जाता है कि जो भगवान है वो बहुत ही दुष्ट है, और जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी है उसको लिखकर लोग यही समझेंगे कि जो ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों का जो गॉड है वो एक विक्ड गॉड है, यानी कि दुष्ट गॉड है। ये लाइन किसने बोली थी मिल्टन के बारे में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम इम्पसन ने ये बात बोली थी। और जो दुष्ट गॉड का यहाँ मतलब क्या है फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि जो गॉड होते हैं वो जब किसी समस्या में आ जाते हैं तो वो भी छल कपट का सहारा लेते हैं अपने दुश्मन को हराने के लिए, तो इसलिए शायद इन्होंने विक्ड गॉड कहकर संबोधित किया है। विक्ड माने क्या होता है? दुष्ट, शैतान, बुरा। क्वेश्चन नंबर 68, हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका टाइटल किसने दिया था? तो फ्रेंड्स सही जवाब है थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन ने ऑन हिज टाइटल दिया था इस पोएम को। और जो थॉमस न्यूटन थे वो एक क्लेरिक थे, यानी कि वो एक पादरी थे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थॉमस न्यूटन जो थे वो एक पादरी थे और 1761 में उन्होंने ये टाइटल दिया था। और मिल्टन ने इस पोएम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल दिया था सोनेट नंबर 19। इस पोएम को एक और टाइटल के नाम से जाना जाता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंड। ये भी इस पोएम का एक टाइटल है जो आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। सोनेट जो कि एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, उसको इंग्लैंड में किसने सबसे पहली बार लिखा था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो सोनेट बहुत लिखते थे। सभी जो लेखक हैं वो लगभग उन्होंने सोनेट लिखी हुई है। जो जॉन मिल्टन ने भी सोनेट लिखी है। तो सोनेट कौन लेकर आया था इंग्लैंड में? सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, सर थॉमस वायट और हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे थे। ये दोनों लोग को श्रेय जाता है इंग्लैंड में सोनेट लाने का। सर थॉमस वायट ये हैं और हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों लोग को श्रेय जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपको बुक्स में इसका आंसर क्या मिला है। ये सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। 16वीं सेंचुरी में ये दोनों लोग सोनेट लेके आए थे और सोनेट लिखना इन्होंने शुरू की थी। फिर उसके बाद जो बाद के जो राइटर्स हैं जैसे विलियम शेक्सपियर वगैरह ने भी सोनेट लिखना शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 70, विच पोएट्स वर फेमस फॉर राइटिंग एपिक्स बिफोर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जिन्होंने एक एपिक लिखा पैराडाइज लॉस्ट, इसमें पूछ रहे हैं कि उनके पहले, यहाँ फ्रेंड्स पोएट की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है तो इसको माफ़ करें, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन के पहले कौन कौन से फेमस राइटर हैं जिन्होंने एपिक लिखा हुआ है। एपिक माने क्या होता है? महाकाव्य, वीर गाथा। एपिक ऐसी लंबी पोएम होती है जिसमें महान कहानी देखने को मिलती है, एक बहुत ही लंबी स्टोरी होती है। और एपिक जो होती है वो पढ़ने में बहुत ही आनंददायक होती है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में महाभारत जो है वो भी एक एपिक है। तो फ्रेंड्स जॉन मिल्टन से पहले कौन कौन फेमस था एपिक लिखने के लिए? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, होमा, वर्जिल एंड एडमंड स्पेंसर। ये जो होमर है इसको बहुत लोग होमर पढ़ते हैं, ये आर इसमें साइलेंट होता है तो इसको होमा पढ़ा जाता है। वर्जिल एंड एडमंड स्पेंसर, ये तीनों राइटर जो थे ये एपिक लिख चुके हैं जॉन मिल्टन से पहले। जो होमा थे वो एक ग्रीक पोएट थे और इन्होंने इलियड एंड ओडिसी लिखी थी। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। होमा जो थे
वो ग्रीक पोएट थे, इन्होंने इलियड एंड ओडिसी लिखी थी। वर्जिल एक रोमन पोएट थे, इन्होंने एनियड लिखी थी। और एडमंड स्पेंसर एक इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने फेरी क्वीन लिखी हुई है। ये तीनों राइटर जो हैं ये एपिक लिखते थे, यानी महाकाव्य लिखते थे। और महाकाव्य लिखना कोई बच्चों का खेलने की चीज़ नहीं है। महाकाव्य वही लिख सकता है जो व्यक्ति खुद बहुत महान होगा, क्योंकि महाकाव्य में स्टोरी बहुत ही लंबी होती है, पर वो बोरियत बिल्कुल नहीं होती है। उसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है और बहुत ही लंबी कहानी होती है, उसको पोएम के रूप में सुनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, हु सेड सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड माने एकांतवास। एकांतवास कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है, कभी कभी एकांतवास सबसे अच्छा लगता है। ये किसने कहा था? तो ये जॉन मिल्टन ने कहा था। कहाँ पे कहा था? पैराडाइज लॉस्ट में कहा था। और जो इसकी पूरी लाइन थी, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी एंड शॉर्ट रिटायरमेंट अर्जेस स्वीट रिटर्न, ये पूरी लाइन थी। ये फ्रेंड्स पूरी लाइन थी जो पैराडाइज लॉस्ट में आती है। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर जॉन मिल्टन रोट लिसिडस। जॉन मिल्टन ने जो अपने मित्र एडवर्ड किंग के ऊपर जो एलिजी लिखी है लिसिडस, किस ईयर में लिखी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1637 में आई थी लिसिडस। 1637 में ही इनके जो फ्रेंड थे वो डूब के मर गए थे। उनका जहाज़ जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, डूब गया था, जिसमें एडवर्ड किंग की मौत हो गई थी। उन्हीं की याद में इन्होंने एलिजी 1637 में ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 73, माई राइजिंग दाई फॉल। मेरा उत्थान उनका पतन है। यदि मैं जीत रहा हूँ तो वे हार रहे हैं। ये कहाँ पे आया हुआ है? तो ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड में ये बात आई हुई है। और ये बात कौन बोलता है? गॉड जो होता है वो सैटर्न से बोलता है। माई राइजिंग दाई फॉल, मेरा उत्थान उनका पतन है, मेरा जीतना उनकी हार है। जो जीसस होता है वो सैटर्न से कहता है, बुक 3 में कहता है पैराडाइज रिगेंड में। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइन्स आर सेड बाय, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, एज इन अवर विल टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल। फ्रीली वी सर्व, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम यदि किसी को सर्व करते हैं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो हमें फ्रीली करनी चाहिए। यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका फ़ायदा हमें बाद में मिलेगा। बिकॉज वी फ्रीली लव, और जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बाद में हमें कुछ और फ़ायदा मिलेगा। इस तरह का एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फ्रीली वी सर्व, जब किसी की हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जब किसी को हम प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल। और इसी तरह पता चलता है कि हम स्टैंड कर रहे हैं या फॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है जॉन मिल्टन ने बोली है। सही जवाब हो जाएगा जॉन मिल्टन। और ये लाइन कहाँ आई है? पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन आई है। और कौन बोलता है? एडम और ईव जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, फिर वहाँ पर ये बात आती है, वहाँ पे ये सेंटेंस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 75, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल्टन ने ये पुस्तक लिखी है, जो उतनी फेमस नहीं है। और दोस्तों ये जो किताब है, ये जो वर्क है, ये अनफिनिश्ड है और ये प्रोज़ वर्क है। ये लिखने से पहले ही जॉन
मिल्टन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये अनफिनिश्ड वर्क है और ये प्रोज़ में लिखा गया है। और इसमें इन्होंने सिविल वॉर को सपोर्ट किया है, यानी जो सिविल वॉर हुआ था वो ठीक था, ये ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज़ जनरली रिगार्डेड एज, जो मिल्टन की लिखने की स्टाइल है, चाहे उन्होंने पोइट्री लिखी हो चाहे उन्होंने प्रोज लिखा हो, वो किस तरह मानी जाती है? ग्रांड, प्लेन, क्लासिकल, ऑर्नामेंटल। सही ऑप्शन है ग्रांड। ग्रांड मानी जाती है, शानदार मानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शानदार से क्या मतलब है? सिर्फ शानदार कहने से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, थोड़ा आप लोग को विस्तार में बताते हैं। तो फ्रेंड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो अपने वर्क में एवरीडे वर्ड यूज़ करते थे, रोज़मर्रा के शब्द यूज़ करते थे। तो जो राइटर अपने वर्क में रोज़मर्रा के शब्द यूज़ करते हैं वो ग्रांड नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रांड वो स्टाइल होती है, शानदार स्टाइल वो होती है जहाँ पर बहुत ही ख़ास शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सूटेबल स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही सटीक और प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट जब आप पढ़ेंगे तो पूरी फिल्म आपके दिमाग में चलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो ये जो सेंटेंस है ये इतना बढ़िया सेंटेंस नहीं है। यदि हम कहें कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ज़्यादा प्रभावशाली है और ये जो पढ़ने वाला जो है रीडर है उसके दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्पेसिफिक प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस वर्क को ग्रांड बोला जाता है। और जो मिल्टन है उन्होंने हाई लेवल के एडजेक्टिव यूज़ किए हैं, विशेषण जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो हाई लेवल के यूज़ किए हैं, एपिक सिमिली का प्रयोग किया है, ठीक है। जो एपिक सिमिली का प्रयोग किया है, ये बात आप लोग याद रखिए, ये ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन में। तो एपिक सिमिली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, एपिक और फिर ये सिमिली। और इन्होंने इसके अलावा लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया है, म्यूज़िकल लैटिन सॉन्ग्स का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसलिए इनके वर्क को ग्रांड माना गया है। इन्होंने डे टू डे लाइफ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें कॉमन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, प्रभावशाली शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ग्रांड माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विच ब्रिटिश रोमांटिक पोएट वाज पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के वर्क से कौन सा ब्रिटिश रोमांटिक पोएट था जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था? शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी। विलियम ब्लेक जो थे वो भी इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और वो जॉन मिल्टन के वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये फ़ोटो है विलियम ब्लेक की, फ़ोटो है ये। और जो विलियम ब्लेक हैं इन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में ये भी बोला था कि मिल्टन इज़ द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो विलियम ब्लेक थे वो उनका जो वर्क था वो उतना फेमस नहीं हुआ था उनके जीते जी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका वर्क जो था वो फेमस हुआ था। तो फ्रेंड्स जो मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो मैंने अभी लाइन बताई थी वो जॉन ड्राइडन ने बोला था। जॉन ड्राइडन ने बोला था जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन इज़ द पोइटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर, ठीक है, वो जॉन ड्राइडन ने बोला था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो जो विलियम ब्लेक थे इन्होंने मिल्टन के बारे में क्या बोला था? तो इन्होंने बोला था मिल्टन वाज ऑन द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन को ये बात पता ही नहीं चला कि वो डेविल का ज़्यादा गुणगान करने लगे, जो सैटन है उसका ज़्यादा गुणगान करने लगे, ये बात इन्होंने बोली थी विलियम ब्लेक ने। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हु इज़ द लार्जली कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एपिक पोइट्री। जो एपिक पोइट्री होती है यानी महाकाव्य होता है उसका पिता किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो ग्रीक पोएट्स हैं सबसे पहले
जहाँ तक मुझको अभी तक पता है, सबसे पहले उन्होंने ही एपिक लिखना शुरू किया है। और बड़े बड़े राइटर्स हैं, ग्रीक पोएट्स हैं जो फेमस हैं एपिक के लिए। तो इसमें यहाँ पे यही सवाल है कि एपिक पोएट्री का पिता किसको माना जाता है। तो सही जवाब है होमा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होमा। इसमें आर जो है वो साइलेंट है, इसलिए इसको होमा पढ़ा जाता है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो होमा है ये एक ग्रीक पोएट हैं। इन्होंने इलियड और ओडिसी 2 एपिक पोएम्स लिखी हैं। और एपिक पोएम लिखना बहुत ही महान बात होती है, क्योंकि एपिक पोएम काफ़ी लंबी होती है और एक बहुत ही सॉलिड स्टोरी उसमें बतानी पड़ती है और बहुत ही मनोरंजक होती है। इलियड लिखी है और ओडिसी 2 पोएम लिखी है होमा ने। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। हु इज़ द कोमस इन द मास्क कोमस। कोमस नाम का जो मास्क है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में लिखा था, उसमें जो कोमस है वो क्या है? हीरो है, विलन है, साइड एक्टर है या डांसर है? सही जवाब है फ्रेंड्स, विलन है। जो कोमस रहता है उसमें विलन रहता है। हु रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट कोमस। कोमस लिखने के लिए किसने रिक्वेस्ट की थी मिल्टन से? तो सही जवाब है फ्रेंड्स, हेनरी लॉज। हेनरी लॉज ने रिक्वेस्ट की थी। हेनरी लॉज एक कंपोज़र थे, म्यूज़िक देने का काम करते थे और इन्होंने कोमस में म्यूज़िक भी दिया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग के 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझको कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में आपको जॉन मिल्टन पर क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक मिलेगा और इस तरह 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसको आप क्विज़ के रूप में ले सकते हैं। ABCD जब मैं आंसर बताता हूँ तो ABCD, तो उसको आप आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और ABCD अपने कॉपी में लिखिए, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करिए और मेरे आंसर से मैच करिए। इस तरह ये जो वीडियो है इसको आप क्विज़ के रूप में ले सकते हैं और एक छोटा मोटा टेस्ट आप दे सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग। इन चेयरफुल गॉडलीनेस एंड येट दाई हर्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले। तो दोस्तों, ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से आई हैं? ये लाइन आई हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, लंदन 1802, वहाँ से ये लाइन ली गई है। और ये जो लाइन है, द लोलिएस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले, ये इस पोएम की लास्ट लाइन है, इसलिए आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। हु सेड बिकॉज मिल्टन इज़ ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। जो मिल्टन थे वो एक ह्यूमन थे, मानव थे, मनुष्य थे, इसलिए उनको मानवता के बारे में पता है। देयरफॉर ही स्टडीज़, और इसलिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया। गिविंग हिज डेज टू म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर, और इसलिए उन्होंने म्यूज़िक का अध्ययन किया, आर्ट का अध्ययन किया और साहित्य का अध्ययन किया। हिज नाइट्स टू प्रोफाउंड रिसर्च एंड मेडिटेशन, और इसलिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। तो ये जो कोटेशन है जॉन मिल्टन के बारे में, इसको किसने कहा है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जे लॉन्ग। विलियम जे लॉन्ग ने ये बात बोली थी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आंसर है इसमें आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। विलियम जे लॉन्ग ने ये कोटेशन कहा था जॉन मिल्टन के बारे में, इन्होंने ये बात बोली थी। और कहाँ पे बोली थी? जो विलियम जे लॉन्ग हैं उनका एक वर्क है लाइफ एंड पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन, वहाँ पे ये बात इन्होंने बोली थी। और ये जो वर्क है ये एस्से के रूप में विलियम जे लॉन्ग ने लिखा था, लाइफ एंड पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सबलाइम। उनकी जो स्टाइल है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही हायर लेवल की है। बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट
कॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ एटमॉस्फेयर में रहते थे, वो बहुत ही अच्छे वातावरण में रहते थे। हु सेड दिस अबाउट जॉन मिल्टन, ये बात जॉन मिल्टन के बारे में किसने बोली है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब है विलियम जे लॉन्ग, ये बात भी विलियम जे लॉन्ग ने बोली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो ओड है जॉन मिल्टन की, जो फेमस ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, वो कब शुरू होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला दिया है, तो एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है 1628, यहाँ दे दिया है 1629, यहाँ दे दिया है 1630 और यहाँ दे दिया है 1631। तो इस तरह बहुत ही कंफ्यूज करने वाला आंसर वो ऑप्शन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो सही जवाब आपको पता होगा तो ही आप लगा पाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस डे 1629, ये इसका सही जवाब है। और फ्रेंड्स आपको ये भी मालूम होगा कि जो जॉन मिल्टन थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1608 में हुआ था, और जो ये पोएम थी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो 21 साल के थे। तो 1608 में आप 21 जोड़ देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, 1629 आपको मिल जाएगा। इस तरह आप सही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। जॉन मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जाइल्स फ्लेचर्स। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन जो थे वो जाइल्स फ्लेचर की एक बुक है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो कौन सी किताब है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प। ये वो बुक थी जिससे जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जाइल्स फ्लेचर की किताब है ये किताब है, और यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है जाइल्स फ्लेचर, और जो बुक का नाम है वो यहाँ पे लिखा है क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो एंड एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टास्क मास्टर जो है ये कहाँ पे आता है, टास्क मास्टर आई कहाँ पे आता है, तो कौन सी पोएम से ये लिया गया है, ये इसमें पूछा जा रहा है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से ये लिया गया है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। जब जॉन मिल्टन 23 ईयर्स के हुए थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क। जो इंग्लैंड है उसमें मास्क जो है वो कहाँ से आई? मास्क मतलब आप लोग जानते हैं कठपुतली का तमाशा, जो पपेट शो होता है उसको ही हम मास्क बोलते हैं। कठपुतली का तमाशा जो होता है उसको ही हम मास्क बोलते हैं। और जो इनकी मास्क होती थी इंग्लैंड में, जो लोग मास्क होती थी वहाँ पर जो एक्टर्स होते थे, सिंगर्स होते थे, डांसर्स होते थे, वो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते थे और फिर वहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, तो उसको मास्क बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड में जो मास्क थी वो कहाँ से आई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटली से मास्क इंग्लैंड में आई थी। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू हाउ चार्मिंग इज़ डिवाइन फिलॉसफी नॉट हॉर्स एंड क्रैब्ड एज डल फूल्स सपोज बट म्यूजिकल एज इज़ अपोलोज ल्यूट and a perpetual feast of nectared sweets where no crude surfeit reigns. Where do these lines appear? ये लाइंस कहाँ पे आई हैं, किस वर्क में आई हैं, जॉन मिल्टन के किस वर्क में आई हैं? सही जवाब है कोमस में ये लाइनें आई हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन अकर्ड इन। जो लंदन है वहाँ पर प्लेग फैल गया था, बहुत ही ख़तरनाक प्लेग फैला हुआ था, तो वो किस ईयर में आया था?
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 1665 में वो प्लेग आया हुआ था और 1665 से लेके 1666 तक वो बना हुआ था। और ये जो प्लेग था इसको ब्यूबॉनिक प्लेग भी उसको बोलते थे और ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों उस समय जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो पीपीई किट डॉक्टर्स पहनते हैं, तो उस समय पीपीई किट मतलब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय जो डॉक्टर्स लोग थे वो इस तरह की किट पहनते थे, अपने आप को सब तरफ से ढक लेते थे और इस तरह अपना भेष बना लेते थे। और ये बहुत सी फिल्मों में भी इस तरह का पात्र दिखाया गया है। ये जिस तरह का जो डॉक्टर है वो पहने हुए है, तो इस तरह की इसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और बहुत सारा साहित्य भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। बनहिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद जॉन मिल्टन फॉर विच कॉज। बनहिल फील्ड्स जो है उसका संबंध जॉन मिल्टन से है, किस वजह से। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन वाज डाइड देयर। जो जॉन मिल्टन थे उनकी मृत्यु जो हुई थी वो बनहिल फील्ड्स में हुई थी, यानी कि ये मोहल्ले का नाम है जहाँ पे वो रहते थे। और वहाँ पे गरीब लोग रहते थे, वो पुअर एरिया था, वो जो एरिया था बहुत ही पुअर एरिया था। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल पेंसोरोसो। एल पेंसोरोसो का क्या मतलब है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी एल एलेग्रो, जिसका मीनिंग होता है हैप्पी मैन, और उसी के साथ में ये वाली पोएम भी लिखी थी जिसको बोलते हैं एल पेंसोरोसो। तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि एन अनहैप्पी मैन, सीरियस मैन, थॉटफुल मैन, ए बिजी मैन। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियस मैन। सीरियस मैन इसका सही जवाब होगा मेरे अनुसार। कोई किताब में ए थॉटफुल मैन भी बताया गया है, पर दोस्तों जहाँ तक मैंने रिसर्च की है उसके अनुसार ए सीरियस मैन इसका सही आंसर होना चाहिए। वो व्यक्ति जो बहुत गंभीर रहता है उसको एल पेंसोरोसो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एल एलेग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथ मेलंकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। जो एल एलेग्रो जॉन मिल्टन की पोएम है, काफ़ी फेमस पोएम है, उसमें गॉडेस ऑफ मर्थ जो है वो कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब है यूफ्रोसिनी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। यूफ्रोसिनी बिल्कुल सही है। जो गॉडेस ऑफ मर्थ थी उसको ही यूफ्रोसिनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 93, एल पेंसोरोसो आफ्टर बेनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडेस। और ये जो पोएम है एल पेंसोरोसो, इसमें एक गॉडेस का जिक्र हुआ है, वो गॉडेस कौन सी थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेलंकली। मेलंकली माने होता है उदास होना, दुखी होना, सैड होना, उसको ही मेलंकली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स उन एंजल्स को कहते हैं जिनको गॉड ने हेवन से निकाल दिया था और हेल में भेज दिया था, स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था और नर्क में भेज दिया था। वो एंजल्स उनको ही फॉलन एंजल्स कहते हैं। तो यहाँ सवाल पूछ रहे हैं हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, सबसे लास्ट में कौन सा फॉलन एंजल्स था जिसको गॉड ने नर्क में भेजा था। सही जवाब है बिलिया। ऑप्शन नंबर बी, बिलिया। जो बिलिया था वो सबसे लास्ट वाला फॉलन एंजल था। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैशॉ, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वॉगन एंड एंड्रयू मार्वेल और जॉन मिल्टन्स, ये इतने सारे जो पोएट्स हैं ये कौन हैं। जॉन मिल्टन के दोस्त हैं, दुश्मन हैं, कि कॉन्टेम्पोरेरी, यानी कि उनके जिस समय वो जीवित थे जॉन मिल्टन, उस समय ये सारे
एक्टर जो ये सारे जो राइटर्स थे ये भी लिखते थे। और ऑप्शन नंबर डी है क्रिटिक्स, यानी कि उनकी आलोचना करते थे। तो सही ऑप्शन इसमें कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंटेम्पोरेरी। ये सारे जो राइटर्स हैं ये जॉन मिल्टन के समकालीन राइटर हैं। जिस समय जॉन मिल्टन काम कर रहे थे उस समय ये बाकी सारे राइटर्स भी अपना वर्क लिख रहे थे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जॉन मिल्टन की एज में ये सारे राइटर्स भी जीवित थे और अपना वर्क लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। विच पोएम जॉन मिल्टन रोट इन द मेमोरी ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड्स चार्ल्स डिओडोटी। जॉन मिल्टन के का जो स्कूल का फ्रेंड था, सेंट पॉल स्कूल में ये पढ़े थे, उस समय उनका जो दोस्त था उसका नाम था चार्ल्स डिओडोटी। और कैम्ब्रिज में जो उनका दोस्त बना था वो था एडवर्ड किंग। तो यहाँ पे बात हो रही है स्कूल के फ्रेंड की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डिओडोटी की याद में कौन सी पोएम लिखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही ऑप्शन चलिए आपको बता देते हैं। सही जो आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर डी, एपिटापियम डेमोनिस। ये वो पोएम है जो जॉन मिल्टन ने अपने स्कूल के दोस्त सेंट पॉल स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय उनका ये दोस्त था जिसका नाम था चार्ल्स डिओडोटी, उसकी याद में एपिटापियम डेमोनिस नाम की पोएम लिखी थी। और ये जो पोएम है ये एक एलेजी है, यानी कि शोक में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज प्यूरिटन वर इन डैश इन इंग्लैंड। जब एलिजाबेथन एज चल रहा था, जब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट राज कर रही थी, उस समय जो प्यूरिटन थे वो किस में थे? मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में थे? ना ही वो मेजॉरिटी में थे ना माइनॉरिटी में थे, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी। जिस समय एलिजाबेथ एज चल रही थी, एलिजाबेथ फर्स्ट महारानी का शासन चल रहा था, उस समय जो प्यूरिटन थे वो माइनॉरिटी में थे, यानी बहुत कम संख्या में थे। जो प्यूरिटन होते हैं फ्रेंड्स वो बाइबल के सैड हिस्से को पढ़ते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कभी वो खुश नहीं होते हैं, हमेशा वो काले कपड़े पहनते हैं। और जो प्यूरिटन होते हैं वो उनका ये मानना होता है कि बहुत ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ज़्यादा वो खुशी नहीं मनाते हैं, उनके चेहरे पर आपको कभी हंसी नहीं मिलेगी। इस तरह के वो लोग एक्सट्रीम बिलीवर होते हैं और बाइबल में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, बाइबल के सैड हिस्से को वो ज़्यादा पढ़ते हैं और वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं या वो खुश बनना नहीं चाहते हैं, उनको ही प्यूरिटन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया है, माइनॉरिटी में थे। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बीहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट जो था उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था, ट्रेजन का आरोप लगा था और 1649 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो पब्लिक वहाँ पे बहुत डर गई थी, इंग्लैंड की पब्लिक बहुत वहाँ डर गई थी। तो डरी हुई पब्लिक का डर ख़त्म करने के लिए जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा था। वो कौन सा वर्क था? सही जवाब है, यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। ये वर्क लिखा था और इस वर्क में जॉन मिल्टन ने कहा था कि जो राजा है वो अगर अत्याचारी बन जाता है, वो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करता है, तो जनता को हक है कि राजा को पकड़ के मृत्युदंड दे दिया जाए। ये उसमें लिखा था। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। हु स्टूड फॉर एन ऑस्टर हाई प्रिंसिपल्ड गॉड फेयरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। वो लोग कौन होते हैं जो हाई प्रिंसिपल के रूप में जीते हैं, यानी कि उनके बहुत ही उच्च आदर्श होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं, ईश्वर से डरते हैं और ब्लेमलेस काइंड
ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं, यानी अपने जीवन में कोई पाप नहीं करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, उन्हीं लोग को कहते हैं प्यूरिटन, जिनकी बात मैं ऊपर आपको बोल रहा था। ये लोग काले कपड़े पहनते हैं, कभी हंसते नहीं हैं, और ये लोग बाइबल के हमेशा सैड पार्ट को ये लोग पढ़ते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और हंसी मजाक करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इनको ही बोलते हैं प्यूरिटन, और ये लोग ईश्वर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। इन विच बुक फॉलोइंग लाइन्स अपीयर, लेट अस रेन इन हेल, हमें नर्क में शासन करने दो, सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है सैटन की। जो सैटन होता है, शैतान होता है, वो ये बोलता है कि स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है कि हम नर्क में राजा बन के रहें, क्योंकि वहाँ पे हमें आज़ादी मिलेगी। देन एज हिज वेसल्स ब्लेस्ड। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये किस बुक से लिया गया है। लूसीफर जो सैटन होता है उसी का ही नाम होता है लूसीफर। सैटन जो होता है वो एक आर्क एंजल्स होता है और उसका नाम लूसीफर होता है। वो गॉड का बहुत ही चहेता होता है, बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन जो लूसीफर होता है उसको धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर और ज्ञान पर घमंड हो जाता है और वो बगावत कर देता है। उसके बाद जो गॉड होते हैं वो उसको स्वर्ग से निष्कासित कर देते हैं और हेल में भेज देते हैं। ये पूरी कहानी है सैटन की। और जब वो हेल पहुंच जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है सैटन, यानी कि शैतान। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो इसने लाइन बोली है, लेट अस रेन इन हेल, चलो नर्क में शासन करते हैं, राज्य करते हैं, ये किस बुक में आया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4। बुक 4 में लूसीफर ने कहा था। जो सैटन था उसी का नाम पहले लूसीफर था, और फिर वो जब हेल में चला गया तब उसको लोग सैटन कहने लगे, शैतान कहने लगे। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।